अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो कि अप्लाइड न्यूट्रिशन का 5 नंबर यूनिट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसमें हमारे पास हाइपरटेंशन आते हैं, जिसमें हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज आती है, तो इस तरह की जो डिजीज हैं उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। इसके बाद उसमें हमारे पास न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन कौन हो सकती है कि इस तरह के पेशेंट को कौन कौन सी न्यूट्रिएंट लेनी चाहिए, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट नहीं लेनी चाहिए। सही है। और इसी के साथ इस यूनिट में जो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस यूनिट में हमने कवर करने हैं कि आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि वो हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जो कि जिसकी वजह से एक पर्सन रिस्क पे होता है, एक पर्सन जो है इस चीज़ पे होते हैं कि वो हमारे पास हाइपरटेंसिव हो सकता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, के कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसके लिए एक पर्सन कितना रिस्क फैक्टर पे, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पर्सन रिस्क फैक्टर पे हो सकता है। तो अभी एक बात बता दूं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो डाइटरी मैनेजमेंट हम करते हैं इस तरह के डिजीज पर्सन के लिए जो हाइपरटेंशन के साथ या हाइपरलिपिडीमिया के साथ हैं, तो वो कौन कौन से होंगे। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि डाइटरी प्रिवेंशन कौन से कर सकते हैं, कि वो कौन से डाइट है जो हम स्टार्ट से ना लें तो फिर हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आज की वीडियो में हमने कवर करने हैं। Hypertension is the term used to describe high blood pressure. The top number is called the systolic pressure and the bottom number is called diastolic pressure. देखो हमारे पास ये ब्लड प्रेशर नॉर्मली हम लिखते हैं, ऊपर वाला सिस्टोलिक होते हैं, नीचे वाला डायस्टोलिक, कि जब हमारे पास ब्लड प्रेशर में चाहे वो सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो उसमें नॉर्मल से इंक्रीज आता है एक लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर ये हमारे पास पर्सन कहलाता है हाइपरटेंसिव और इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। सही है। तो हाइपरटेंशन में या तो ऊपर वाला इंक्रीज होगा या नीचे वाला जो भी हो, लेकिन दोनों अगर हो तब भी एक पर्सन हाइपरटेंसिव कहलाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है किसी पर्सन को तो वो ज़्यादा खतरे पे होता है। इसके बाद हाइपरटेंशन इज कॉल्ड द साइलेंट किलर बिकॉज इट कैन बी अनडिटेक्टेड फॉर ईयर। देखो इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि एक पर्सन हाइपरटेंसिव होते हैं लेकिन उसे पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। लिहाजा हाइपरटेंशन को क्या कहते हैं, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप इसे याद रख लें। अब ये हमारे पास रिस्क फैक्टर हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक पर्सन रिस्क पे हो सकता है हाइपरटेंशन की उसमें डेवलप हो जाए। तो इसमें दो टाइप के रिस्क हैं। एक हमारे पास है मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर, वो रिस्क फैक्टर जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है एक्सेसिव साल्ट कंजम्पशन, कि जो लोग ज़्यादा साल्ट लेते हैं तो वो हाई रिस्क पे होते हैं हाइपरटेंशन के। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी में साल्ट ज़्यादा होते हैं, जब आप साल्ट ज़्यादा लेते हैं तो साल्ट अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करता है और इस साल्ट को बाहर निकालने के लिए आपके पास वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपके पास वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा आपके पास वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड वेसल में आपके पास ज़्यादा ब्लड होगा, फ्लूइड होगा, तो फिर आप हाइपरटेंसिव होंगे। अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास फैट्स होते हैं वो वेसल्स वगैरह में एक्युमुलेट हो जाते हैं और वो आपके ब्लड वेसल्स को नैरो कर लेते हैं। ये आगे स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो जब आपके ब्लड वेसल्स नैरो होंगे तो आपके पास वो पर्सन हाई रिस्क पे होगा हाइपरटेंशन का। इसके बाद लो इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो लोग हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कम लेते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं तो कि वो फैटी फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ नहीं करते जिसमें हमारे पास विटामिन्स होती हैं, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होती हैं, तो फिर वो हमारे पास क्या होते हैं, वो लोग ज़्यादा हाइपरटेंसिव होते हैं, रिस्क पे होते हैं। इसके बाद लो फिजिकल एक्टिविटी, लो फिजिकल इनएक्टिविटी, कि अगर किसी पर्सन फिजिकली एक्टिव नहीं है तो फिर क्या होते हैं, फिर उसमें सर्कुलेशन सही से नहीं होती, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, फ्लूइड्स वगैरह, ये फैट्स वगैरह की एक्युमुलेशन होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता, तो फिर वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास हाई रिस्क पे होते हैं हाइपरटेंशन के। इसके बाद कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल, वो लोग जो ज़्यादा टोबैको या अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो फिर क्या होते हैं कि उसकी वेसल्स वगैरह की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और
वो हमारे पास हाई रिस्क पे होते हैं हाइपरटेंशन के। इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपके पास स्ट्रेस, आपके माइंड कंडीशन, डिप्रेशन वगैरह आती है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये लोग जो है हाइपरटेंशन रिस्क पे होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रेस होता है ये हाइपरटेंशन काज करता है, और इसके साथ हमारे पास स्ट्रेस और डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास हार्ट डिजीज जन्म लेती है। इसके बाद बीइंग ओवरवेट और ओबेज, जो लोग ओबेज होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, तो उसमें डायबिटीज़ हमारे पास बन जाता है, वो डायबिटिक हो जाते हैं, फिर हाइपरटेंसिव हो सकते हैं। इस तरह जो हमारे पास ओबेस होते हैं उसकी एक्टिविटी इतनी नहीं होती, उसकी सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होती, फिर वो हमारे पास हाइपरटेंसिव होते हैं, मेटाबॉलिज्म उनका होता नहीं है, फैट की एक्युमुलेशन उनकी बॉडी में होती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हाई रिस्क पे है हाइपरटेंशन के। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो आपकी सैलरी वगैरह, जो आपके अखराजात वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर वो आपका सही नहीं है, लो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो फिर वो आप में स्ट्रेस वगैरह की काज करेंगे और आप हाइपरटेंसिव हो सकते हैं। और लास्ट हमारे पास जो है वो पुअरली कंट्रोल डायबिटीज, एक पर्सन जिसमें हमारे जो डायबिटिक है लेकिन वो उसका डायबिटिक कंट्रोल नहीं है, वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं लेता, वो न्यूट्रिएंट वगैरह सही से नहीं लेता, तो फिर क्या होता है, वो हमारे पास पर्सन हाई रिस्क पे होता है हाइपरटेंशन का। इसके बाद ये हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, कि ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक हमारे पास फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, अगर आपकी जेनेटिक में अच्छा आ रहे हैं जो है फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन, तो फिर आप हाइपरटेंसिव होंगे, फिर इसका इलाज नहीं है। दूसरा हमारे पास एज, देखो कि एज वाइज भी हमारे पास होते हैं, कि जो हमारे पास 60 प्लस एज के लोग होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उस हमारे पास अक्सर हाइपरटेंसिव होते हैं। इसके बाद जेंडर, तो जेंडर की बात हमारे पास इस तरह है कि जेंडर में हमारे पास एक रिसर्च के मुताबिक कि जो 60 एज तक हमारे पास मेन जो है वो ज़्यादा हाइपरटेंसिव होते हैं बनिस्बत वुमेन के, मेल ज़्यादा बने हाइपरटेंसिव होते हैं बनिस्बत वुमेन के, लेकिन 60 के बाद फिर हमारे पास मैक्सिमम फीमेल जो है वो क्या होती हैं, वो हमारे पास होती है हाइपरटेंशन, वो हमारे पास होती है हाइपरटेंसिव। तो ये हमारे पास ऐसा रिस्क फैक्टर है, इसको हम जो है कम तो कर सकते लेकिन उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसके बाद रेस में होता है कि डिफरेंट नस्ल के लोगों में हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है, कुछ नस्ल के लोगों में हमारे पास हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, कम होता है। एज ओवर 65 ईयर एंड को एग्जिस्टिंग डिजीज सच एज डायबिटीज आर किडनी डिजीज, कि अगर हमारे पास जो है ओल्ड एज के लोग होते हैं वो भी हमारे पास हाइपरटेंसिव होते हैं, या कोई इस तरह का पर्सन जिसे पहले डायबिटीज है या कोई किडनी डिजीज वगैरह है, तो वो फिर हमारे पास हाई रिस्क फैक्टर पे होते हैं, किसके, हाइपरटेंशन के। इसके बाद सेकंड आ जाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है कि इज द नर्विंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, दीज आर द ब्लड वेसल दैट सप्लाई ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट, द कंडीशन इज कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज हमारे पास क्या होता है कि जब आपके ब्लड वेसल्स, जो आपके ब्लड वेसल जो है, जो इस पिक्चर में दिखाए हुए हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन एबनॉर्मल देखो ये जो येलो चीज की वजह से हमारे पास ये नैरो हो गए। तो जब आपके पास आपके वो ब्लड वेसल जो आपके हार्ट को ब्लड भी सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है, अगर वो हार्ट के जो ब्लड वेसल है अगर वो नैरो हो जाए, तो फिर जब वो नैरो हो जाते हैं फिर आपके पास सप्लाई हार्ट की तरफ सही से नहीं होती, और इस डिजीज को कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। और इन नर्विंग ऑफ जो हमारे पास वेसल्स हैं कोरोनरी वेसल, इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके रिस्क फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास एज है कि एज के लिहाज से आपको जो है ओल्ड एज में आपको ये डिजीज हो जाती है। इसके बाद सेक्स पे भी डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो अक्सर फीमेल जो होती हैं वो फैटी होती हैं आफ्टर 60, तो उसमें भी ये हो सकता है, या हमारे पास उसमें हाइपरटेंसिव होती हैं, तो जो हमारे पास हाइपरटेंसिव होती हैं फीमेल फिर इसमें इस तरह के डिजीज होते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर किसी की फैमिली में इस तरह की डिजीज चली आ रही होती है, हार्ट की डिजीज चली आ रही होती है, तो उसमें भी ये हो सकता है। स्मोकिंग के साथ भी होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग अक्सर लिखा होता है कि स्मोकिंग हमारे पास हार्ट डिजीज वगैरह काज करती है, तो वो इस वजह से काज करती है कि आपके पास टॉक्सिक सब्सटेंस आपके वेसल्स वगैरह में होते हैं, जो क्या कर लेते हैं, जो आपके वेसल्स की इलास्टिसिटी वगैरह को ख़राब कर लेते हैं, उसमें एक्युमुलेशन हो जाती है। इसके बाद हाइपरटेंशन हमारे पास एक रिस्क फैक्टर है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है
क्योंकि ये हमारे क्या कर लेते हैं, ये ब्लड हाइपरटेंशन की वजह से आपके ब्लड वेसल्स में फ्लूइड वगैरह ज़्यादा आता है। फिर जो फ्लूइड वगैरह ज़्यादा हो तो फिर वो आपके वेसल्स और क्या करते हैं, हार्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसके बाद डायबिटीज़ मेलिटस हमारे पास जो है उसकी वजह से क्या होते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज होते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डायबिटिक पर्सन जो है वो ओबेज होते हैं और उस पे ये हार्ट डिजीज वगैरह उनमें ज़्यादा होती है। इसके बाद ओबेसिटी, ओबेसिटी क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लैट एक्युमुलेशन हो जाती है, ब्लड वेसल में ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं, वो आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज तक आपको लेकर जा सकता है। अनहेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या जो हमारे पास अनहेल्थी कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे बॉडी को नीड नहीं होता, हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो उसकी एक्युमुलेशन होती है। फिर जब एक्युमुलेशन होती है तो ब्लड वेसल जो है वो हमारे पास नैरो हो जाता है। इसके बाद लो फिजिकल एक्टिविटी, लो फिजिकल एक्टिविटी तो आपको पता है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी आपको लो है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी लो है, सर्कुलेशन आपका नॉर्मल नहीं होगा, तो जब आपका सर्कुलेशन नॉर्मल, तो अगर आपका उस फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, सर्कुलेशन आपका नॉर्मल नहीं है, तो फिर आप हाई रिस्क पे होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोल ऑफ अ नर्स इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि वो पेशेंट जो हाइपरटेंसिव होते हैं उसके लिए नर्स जो है वो डाइटरी मैनेजमेंट क्या क्या करेगी। तो डाइट में हमारे पास आता है कि द डाइट इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विद हाइपरटेंशन, ये डाइट हम रिकमेंड करेंगे कि हम उसको साल्ट रिस्ट्रिक्शन का कहेंगे कि आप मॉडरेट 10 से 5 ग्राम पर डे आप जो है साल्ट लिया करें, सही है। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा साल्ट लेंगे तो आप क्या, वो आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जा सकता है और जो आपका हाइपरटेंशन है ये और भी बढ़ सकता है। इसके बाद डाइट्स लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड लो इन सैचुरेटेड फैटी एसिड की, जो हमारे पास डाइट है तो उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होना चाहिए और सैचुरेटेड फैटी एसिड भी कम होने चाहिए, क्योंकि ये फैटी एसिड फिर क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स में फिर एक्युमुलेट होते हैं और ब्लड वेसल को नैरो कर देते हैं। फिर जब आपके ब्लड वेसल नैरो होंगे फिर आप हाइपरटेंशन का शिकार होंगे, लिहाजा आपने इसको कम करना है। इसके बाद वेट लॉस का आप कहेंगे, आप उसे कहेंगे कि अगर आपका पेशेंट ओबेज है तो आप उसे वेट लॉस का कहेंगे, क्योंकि जब उसका वेट नॉर्मल होगा, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल होगी, तो फिर वो हमारे पास हाइपरटेंशन से बचा रह सकता है और हाइपरटेंशन में जो है वो उसका कंट्रोल हो सकता है। डिक्रीज और स्टॉप योर इनटेक ऑफ अल्कोहल, और अगर वो कोई अल्कोहल ले रहा है तो फिर आपने क्या करना होगा, उसे कहेंगे कि या आप इसको डिक्रीज कर ले या आप बिल्कुल इसको ख़त्म कर ले। और क्विट स्मोकिंग, आप उसको स्मोकिंग से भी मना करेंगे, क्योंकि स्मोकिंग से हमारे पास डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह जाते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ वेसल्स कम कर देते हैं, हमारे हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो फिर आपने उसको ये भी कहना है कि आपने स्मोकिंग इसको रोकना होगा, ख़त्म करनी होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये डाइटरी मॉडिफिकेशन मैनेजमेंट है, किसके लिए, हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए। ये हमारे पास जो है हाउ टू मैनेज डाइट फॉर हाइपर लिपिडेमिक, हमारे पास कि जो हाइपर लिपिडेमिक पर्सन होते हैं उसके लिए डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगी। तो उसके लिए उसने ये चीज़ें लेनी है, डाइट डूज, मतलब कि इस पेशेंट ने ये चीज़ें लेनी है कि वो ब्रेड, सीरियल, राइस वगैरह इस्तेमाल करे, ताकि उसके बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह जाए एनर्जी के लिए, ना कि उसके बॉडी में हमारे पास कोई फैट्स वगैरह आए। उसको आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का कहेंगे, ताकि उसके बॉडी में विटामिन्स वगैरह की डिफिशियंसी ना हो। लिग्यूम्स एंड नट्स का आप कहेंगे, सही है। इसके बाद फिश एंड स्किनलेस चिकन का आप उसे कहेंगे कि आप ये चीज़ें जो है इस्तेमाल किया करें, ताकि आप जो है आपकी बॉडी फैट्स वगैरह जो है उसकी ज़रूरत आपको कम पड़े। इसके बाद ओलिविया एंड केनोला ऑयल, आप उसको ऑयल यूज़ का कहेंगे, ना कि आप उसको घी वगैरह फैट्स यूज़ आप उस पर कम करेंगे, उसको आप ऑयल यूज़ का कहेंगे कि आप ये यूज़ किया करें। स्किम मिल्क एंड लो फैट योगर्ट, स्किम मिल्क वो मिल्क जिसमें आपके पास फैट्स की मिकदार कम होती है, और योगर्ट जिसमें फैट्स कम होते हैं, तो आप वो डाइट उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारे पास ये डाइट हमने कब देना है, हाइपर लिपिडेमिक पर्सन में देने हैं, कि जिसके बॉडी में लिपिड वगैरह ज़्यादा हो, जिसके ब्लड में लिपिड ज़्यादा हो।
और ये डाइट हमने उसको नहीं देने के जो फ्राइड फूड्स हो गया, क्योंकि ये फ्राइड फूड होते हैं इसमें फैट्स की मिकदार हमारे पास ज़्यादा होती है, जो रेड मीट होते हैं इसमें भी ज़्यादा होती है, और ये मरग्रैन ये भी हमारे पास बटर का एक टाइप है जो कि हाई फैटी है। तो ये डाइट जो है, ये डाइट हाइपरलिपिडीमिया वाले पेशेंट ने नहीं लेनी। तो इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज आएंगे कि इसमें कौन सा डाइट जो है वो नहीं लेना, फिर ये ऑप्शन में होंगे, फिर आपने इनको क्लिक करना है। ये हमारे पास है डाइटरी सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कि वो कौन से डाइट जिसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो मानो सेचुरेटेड हमारे पास डाइट है जिसमें ओलिविया ऑयल, केनोला ऑयल हमारे पास आता है, आलमंड, पीनट्स एंड मोस्ट अदर नट्स वगैरह आते हैं। तो उसमें क्या होते हैं कि उसमें हमारे पास एलडीएल लोअर होता है, लेकिन एचडीएल हमारे पास उनमें ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास पॉली अनसेचुरेटेड आते हैं, फैट्स आते हैं। तो पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स में हमारे पास कॉर्न, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड कॉटन सीड्स, ऑयल, फिश वगैरह, इसमें हमारे पास क्या होते हैं ये पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होता है। और ये क्या करेगा, ये एलडीएल को लोअर करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, लेकिन क्या करता है, रेजिस्ट करते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। इसके बाद हमारे पास जो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं उसमें होल मिल्क, बटर, चीज़, आइसक्रीम ये चीज़ें आती हैं। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन दोनों को बढ़ाता है, लिहाजा सेचुरेटेड फैट जो हमारे पास होते हैं वो इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रांस कोलेस्ट्रॉल फैट्स। तो ट्रांस फैट्स में क्या होते हैं कि वहाँ पे हमारे पास मोस्ट मरग्रैन वेजिटेबल जो शॉर्टनिंग या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल हो गया या डीप फ्राइड चिप्स वगैरह हो गए, ये हमारे पास इसके सोर्स हैं। और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करते हैं। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि अनसेचुरेटेड क्या करता है, वो लो करते हैं, एलडीएल को राइज करते हैं एचडीएल को। ये क्या करता है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद ये हमारे पास हेल्थी हाई फैट जो है फूड है। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, नर्सिंग काउंसलिंग पे, कि हमारे पास अगर इस तरह के डिजीज के पेशेंट है तो हमने उसको किस तरह काउंसलिंग करनी है। वॉकिंग और डूइंग सम फॉर्म ऑफ फिजिकली एक्टिविटी, हम उसको कहेंगे कि आप थोड़ा बहुत चला करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी लिया करें ताकि आपका सर्कुलेशन नॉर्मल हो। लूजिंग वेट इफ पेशेंट इज ओवरवेट, अगर पर्सन आपका ओवरवेट है तो आप उसको काउंसल करेंगे कि आप अपना वेट कम कर ले, आप अपना वेट जो है वो नॉर्मल तक लेकर आए। काउंसल द पेशेंट टू रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन इफ ही और शी इज अल्कोहल एडिक्टेड, अगर कोई अल्कोहल एडिक्टेड है तो आप उसे कहेंगे कि या तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर ले या आपने इसको कम करना होगा ताकि आपको हार्ट डिजीज ना हो। काउंसल द पेशेंट टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, आप कहेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर आपको अंडर कंट्रोल रखा करे, आप इस तरह के फूड वगैरह ना लिया करें या आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज लिया करें ताकि आपका हाइपर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो, क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो फिर आप हाइपरटेंशन वगैरह नहीं होंगे। काउंसल द पेशेंट टू कीप डायबिटीज अंडर कंट्रोल, पेशेंट को आप काउंसल करें कि उसका जो डायबिटीज है वो उसके कंट्रोल के हो, उसका डायबिटीज जो है वो ज़्यादा ना हो। काउंसल द पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एज अ प्रिस्क्राइब, और जो उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी तो आप काउंसल करेंगे कि वो मेडिसिन लिया करें। क्यों? क्योंकि इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि अगर डायबिटीज़ पर्सन है वो टैबलेट पे है लेकिन वो टैबलेट यूज़ नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर वो उसकी कंडीशन इस तरह ख़राब हो सकती है कि फिर उसने क्या करना होगा, उसने फिर इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह लेने होंगे। लिहाजा आपने इसको काउंसल करना है कि जो मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब है आप इसको टाइम पे लिया करें। इसके बाद लो कोलेस्ट्रॉल, लो सेचुरेटेड जो हमारे पास डाइट होते हैं, लिमिट टोटल इनटेक ऑफ फैट्स एंड ऑयल की जो आप फैट्स एंड ऑयल यूज़ करते हैं उसका इनटेक आप लिमिट कर ले। बटर एंड कोकोनट ऑयल इसको आप अवॉइड करें, ये यूज़ ना किया करें। लिमिट सलाद एंड सॉस अनलेस दे आर होम मेड विद लो फैट इंग्रेडिएंट, देखो जो आपका सलाद वगैरह होते हैं या कोई चटनी वगैरह या हमारे पास केचप वगैरह होती हैं तो फिर क्या होते हैं, ये आप कम इस्तेमाल किया करें, लेकिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आप अपने घर का बनाया हुआ ताकि पता हो कि उसमें फैटी चीज़ें नहीं है। इसके बाद आप चॉकलेट को लिमिट करें क्योंकि चॉकलेट में हमारे पास हाई फैट्स होते हैं जो कि आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह, लिहाजा चॉकलेट कम से कम इस्तेमाल किया करें।
ये अक्सर हमारे पास फीमेल के लिए चॉकलेट वगैरह कहते हैं कि फ़ीमेल चॉकलेट ज़्यादा यूज़ ना करे। वो रीज़न ये होते हैं कि फ़ीमेल ऑलरेडी हमारे पास जो है वो बेस वगैरह का ज़्यादा रिस्क पे होती है, तो लिहाजा वो अगर चॉकलेट वगैरह ज़्यादा भी यूज़ करे तो फिर क्या करते हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह है। इसके बाद यूज़ वेजिटेबल ऑयल सच एज किनोला ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, जो बॉडी में एकमुलेट वगैरह नहीं होते, तो फिर वो लिया करें, क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो बॉडी में एकमुलेट होते हैं, वो फिर क्या होते हैं हमारे पास, वो नहीं लेने चाहिए। इसके बाद लुक फॉर मार्गरेन दैट डज नॉट कंटेन फैटी एसिड। मार्गरेन जो हमारे पास मार्गेराइन है या मार्गरेन जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ये मिल्क वगैरह इसका एक प्रोडक्ट होता है। तो आप ये वो लिया करें जिसमें फैटी एसिड बिल्कुल हो ही ना, अगर हो तो इंतहाई कम हो, तो आप वो यूज़ किया करें। सही है। तो ये हमारे पास जो है ये यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारी वीडियो को। ओके, थैंक यू।